Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss the another part of logical reasoning. Okay, तो लॉजिकल रीजनिंग के अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पार्ट्स कवर कर चुके हैं? आर्ग्यूमेंट्स, मूड्स एंड फिगर्स, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये बहुत ही मेजर टॉपिक्स थे और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंटली रोल प्ले करता है दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फैलेसी. फैलेसी के भी दो पार्ट है. फैलेसी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. फैलेसी का मतलब होता है एरर्स. जो भी सारी मिस्टेक्स होती है या तो स्टेटमेंट की फॉर्मेशन को लेकर के या तो लॉजिक ठीक नहीं होते, दोनों ही टाइप की जो एरर्स होती है वो फैलेसी कहलाती है. एरर्स मींस मिस्टेक, गलती. ठीक है, अब फैलेसी के दो टाइप हो गए, मींस एरर के दो टाइप हो गए. एक टाइप होता है फॉर्मल फैलेसी, एक टाइप होता है इनफॉर्मल फैलेसी. फॉर्मल फैलेसी का मतलब होता है जब स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, स्टेटमेंट की फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम हो, माइनर में कोई प्रॉब्लम हो, मेजर में कोई प्रॉब्लम हो या मिडिल टर्म में कोई प्रॉब्लम हो. ठीक है, अब अगर आपका लॉजिकली कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होती, देन अगर उसमें एरर है तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल फैलेसी. वैसे तो आप लोगों को पहले फॉर्मल फैलेसी पढ़ाना चाहिए देन इनफॉर्मल, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है इनफॉर्मल फैलेसी फॉर्मल फैलेसी. ओके, तो आज डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल फैलेसी एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द फॉर्मल फैलेसी. ओके, तो इनफॉर्मल फैलेसी का एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया है. तो जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जो एरर्स होते हैं, जिसकी वजह से या तो स्टेटमेंट वैलिड होती है या इनवैलिड. अब यहाँ पे क्योंकि एरर है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी. या तो वो इनवैलिड होगी या तो वो अनसाउंड होगी. अब नाउ कितनी टाइप्स की फैलेसी होती है? फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन, रेलेवेंस, डिफेक्टिव इंडक्शन और एम्बिग्विटी. आपको इनका नाम रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, बस मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. अब इनके जो सब पार्ट्स हैं उनको हम समझेंगे इन डिटेल, क्योंकि क्या होता है आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल के बेसिस पे आता है. क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दिया, अब आपसे पूछा है ये बताओ कौन सी फैलेसी है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे. नाउ आप जल्दी से इसको नोट कर लो कि ये कौन सी फैलेसी है, कौन कौन सी किसमें फैलेसी आती है. तो सबसे पहले है फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन, जिसमें बैगिंग द क्वेश्चन, एक्सीडेंट और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है. फिर है फैलेसी ऑफ रेलिवेंस, जिसमें अपील टू इमोशन, रेड हेरिंग, स्ट्रॉमैन, अपील टू फोर्स, मिसिंग द पॉइंट, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन. फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन में आता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, हेस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स कॉज और एम्बिग्विटी के अंदर आती है आपकी इक्विवोकेशन, एम्फिबोली, एक्सेंट, डिफिशन और कंपोजिशन. ठीक है, चलो अब वन बाय वन हम इन फैलेसी को समझेंगे एज वेल एज कौन से टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं उसको भी हम समझते हुए चलेंगे. नाउ जो सबसे पहली फैलेसी है दैट इज फैलेसी ऑफ बैगिंग द क्वेश्चन. फैलेसी ऑफ बैगिंग द क्वेश्चन का मतलब समझ लो पहले. इसको सर्कुलर फैलेसी बोलते हैं, जहां पे घुमा फिरा के एक ही बात रिपीट होती है. दैट इज कॉल्ड द फैलेसी ऑफ बैगिंग द क्वेश्चन. So, fallacy is committed when the conclusion is assumed in the premise. हम मान लेते हैं कि क्या है, बिना उसके स्टेट करे हम मान लेते हैं कि वो जस्टिफाई कर लिया गया है. और ये क्या होता है? सर्कुलर फॉर्म ऑफ रीजनिंग, मतलब सर्कल के बेसिस पे घुमा घुमा के एक ही बात. आई थिंक देयरफॉर आई एम,
मैं सोचती हूँ इसीलिए है, मेरी वजह से ही है, मैं इस चीज को, मतलब हर चीज में घुमा फिरा के अपने ही बारे में बात करी गई है। तो फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, वूल स्वेटर्स नायलॉन जैकेट से ज्यादा अच्छे होते हैं एज फॉल अटायर, बिकॉज, अब ये जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं वो समझना, बिकॉज जो वूल स्वेटर होते हैं उनके अंदर वूल ज्यादा होता है। तो क्या ये वैलिड रीजन है जिससे ये पता चलता है कि नायलॉन से जो वूल है वो क्यों अच्छा है? क्योंकि वूलर स्वेटर्स में या वूलर क्लोथ्स में, वूलन जो क्लोथ्स होते हैं उसमें वूल ज्यादा होता है। तो ये कोई घुमा फिरा के एक ही बात की गई है। begs the question because the argument fails to explain, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है वो अपनी जस्टिफिकेशन देने में सक्षम नहीं है, तो इसीलिए इस फैलेसी को कहते हैं begging the question. Now the second one fallacy is fallacy of accident. When an attempt is made to apply a general rule to all situation, जब जनरल रूल को हर एक सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश की जाती है, when clearly there are exceptions to the rule. देखो, कोई भी लॉ हो, कोई भी रूल हो, देयर आर सम एक्सेप्शंस इन्वॉल्व, एक्सेप्शंस होते ही होते हैं, लेकिन जब वो एक्सेप्शंस इग्नोर कर दिए जाते हैं तो वो फैलेसी क्या कहलाती है? वो फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, आपको ये तो पता है, ये तो एक जस्टिफाई स्टेटमेंट है कि सारी बर्ड्स फ्लाई कर सकती है। तो क्या इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ईमो कैन ऑल्सो, ईमो इज ऑल्सो अ बर्ड, हेंस ईमो कैन फ्लाई? तो ईमो तो फ्लाई नहीं कर सकती। हमने जनरल स्टेटमेंट पकड़ी, जनरल स्टेटमेंट कौन सी हो गई? ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। और ईमो क्या है? एक एक्सेप्शन है इसमें। तो हम कह रहे हैं क्योंकि जनरल सब पे ये अप्लाई होता है, इसीलिए ये एक्सेप्शंस पे भी अप्लाई होता है। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट वो स्टेटमेंट होती है जहां पे हम जनरल रूल को कैटेगराइज करके एक्सेप्शंस को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। क्या बोल रखा है क्लियरली यहाँ पे? एग्जेप्शंस हैं। Simplest rules or laws rarely take into consideration legitimate exceptions, and to ignore these exceptions is to by reason preserve the illusion of perfect law. इतना complicated जाने की जरूरत नहीं है, बस आप fallacy of accident की शॉर्टकट में लिख दो कि जनरल रूल में एक्सेप्शंस को इग्नोर करना, ठीक है। तो ये आपकी फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कहलाती है। नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट। अब ये बिल्कुल उल्टा होगा। दिस फैलेसी अकर व्हेन एग्जैक्टली कन्वर्स, assuming that what holds true under some special circumstances must hold true as a general rule. अगर कोई एक स्टेटमेंट एक्सेप्शंस के लिए ट्रू है तो हर एक स्टेटमेंट के लिए वो ट्रू होगी। पिछली में क्या था? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में कोई स्टेटमेंट जनरल रूल के लिए अप्लाई थी तो वो एक्सेप्शंस के लिए भी एप्लीकेबल होगी, और ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर एक्सेप्शंस के लिए कोई चीज ट्रू है तो वो होल जनरल रूल में अप्लाई होगी। समझना एग्जाम्पल के लिए, वन इज प्रिस्क्राइब टू अ डॉक्टर्स ब्रांडी। डॉक्टर ने कुछ एक ऐसी मेडिसिन बोली जहां पे कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल उन्होंने कहा कि आपको कोल्ड है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये मेडिसिन लो। उस मेडिसिन में मान लो अल्कोहल की अमाउंट थी, तो ये कह रहे क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया है अल्कोहल, क्योंकि सिर्फ ये एक एक्सेप्शंस है, तो इसीलिए अल्कोहल जो होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। गेट रिड ऑफ अस्थमा, देयरफॉर जो ब्रांडी है वो एक गुड मेडिसिन है। तो हमने एक एक्सेप्शंस को पकड़ा, एक एक्सेप्शन को पकड़ के जनरल होल रूल बना दिया, तो ये कहलाती है आपकी फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट। तो 3 फैलेसी हो गई। अगर कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, नो डाउट नाउ। थोड़ा सा थ्रोट का इशू है तो आप लोग कोऑपरेट करोगे तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी आप देख रहे हो पीवाईक्यू में भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से क्वेश्चन आ रखा है। क्या फैलेसी कहती है कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन अवेलेबल है जहां पे आंसर यस करोगे तो भी प्रॉब्लम है, नो करोगे तो भी प्रॉब्लम है। जैसे कि हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ, आपने अपनी वाइफ को बीट करना बंद कर दिया। तो अगर आप बोलोगे यस कर दिया, तो क्या आप पहले पास्ट में अपनी वाइफ को बीट करते थे, ये हो जाएगा एक। या आपने नहीं बंद किया मीन्स यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग द थिंग। तो इस केस के अंदर आप यस में भी नो में भी, ठीक है, फंस जाते हो। हैव यू स्टॉप्ड ड्रिंकिंग या कंज्यूमिंग अल्कोहल। ओके, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कौन से क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं। तो आप समझ जाना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। नाउ फैलेसी ऑफ अपील टू इमोशन, जब आप इमोशन के बेसिस पे कुछ प्रिडिक्शंस दे देते हो, जैसे कि आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम भी कहते हैं, एन अपील टू पॉपुलैरिटी, पब्लिक ओपिनियन और टू द मेजॉरिटी। क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा बोल रही है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन ऐसा बोल रही है, इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी कुछ बोल रही है या कोई पॉपुलर इंसान कुछ बोल रहा है तो वो एक करेक्ट स्टेटमेंट ही होगी। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफिकेशन दी नहीं जा सकती सिर्फ इस बेसिस पे कि मेजॉरिटी ने ऐसा बोला है या पॉपुलर लोगों ने ऐसा बोला है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम एंड अपील टू पॉपुलैरिटी, पब्लिक ओपिनियन और टू द मेजॉरिटी is an argument often emotionally laden for the acceptance of unproved conclusion by adducing irrelevant, कोई भी आपका रेलिवेंट डेटा नहीं है, एविडेंस नहीं है, यू हैव टू डू इट, आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि एवरीवन विल डूइंग द सेम थिंग, क्योंकि सब कोई वो कर रहे हैं। This is law of no good because no other country of the world has saying like it. The majority of voter are in favor, क्योंकि majority of वोटर एक लॉ के लिए खुश हैं, मतलब वो लॉ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी फैलेसी होती है दैट इज फैलेसी ऑफ इमोशन। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ेंगे आगे बच्चों। नेक्स्ट इज रेड हेरिंग। रेड हेरिंग फैलेसी बहुत ही इजी सी फैलेसी होती है जहां पे एक टॉपिक को भटकाने की कोशिश की जाती है। मतलब वन पर्सन इज सेइंग समथिंग एंड द अनदर पर्सन इज सेइंग अ टोटली डिफरेंट थिंग। जैसे कि बच्ची बोल रही है कि मम्मा आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए, लेकिन जो उसकी मम है वो क्या बोल रही है, हनी लेट्स रश होम, जल्दी जल्दी घर चलो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत टेस्टी सी ट्रीट बना के रखी है, ट्रीट है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये हो गई रेड हेरिंग, क्योंकि इसके अंदर एक कन्वर्जेशन दूसरी कन्वर्जेशन से बिल्कुल ही अपोजिट होती है। Now, a red herring fallacy is an attempt to redirect a conversation away from its original topic. Original topic से दूर कर देती है। A red herring is used by introducing an irrelevant piece of information जो कि distract कर देता है रीडर को या लिसनर को। नेक्स्ट फैलेसी पढ़ो जरा आप लोग, स्ट्रॉमैन फैलेसी, और एग्जाम्पल बताओ मुझे इसका। स्ट्रॉमैन फैलेसी, स्ट्रॉमैन फैलेसी का मतलब होता है जब आप वीकर वर्जन के बेसिस पे अपनी कंक्लूजन दे देते हो, वीकर पॉइंट के बेसिस पे।
A straw man argument is a distorted and weaker version of another person's argument that can be easily be refuted. When a teacher proposes that the class spend more time on math exercise, तो पेरेंट्स क्या बोलने लगे, टीचर क्या सिर्फ मैथ्स कराएगी, वो रीडिंग से राइटिंग से क्या उसको मतलब नहीं है। टीचर ने किस कॉन्टेक्स्ट पे बात करी, मैथ्स की प्रैक्टिस पे, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट, उसका एक नेगेटिव सिनेरियो में ले गए और फिर उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ द थेफ्ट इन अवर बिल्डिंग, क्योंकि चोरी हो रही है हमारी बिल्डिंग में, तो हमें क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी कैमरास लगानी चाहिए। तो सेकेंड पर्सन क्या कह रहा है, तो क्या आपको अपने नेबर के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या आपके नेबर ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये वाली जो होती है, जहां पे आप वीक कंपोनेंट को या वीक जो ओपोनेंट है उसका वीक पार्ट को पकड़ के अपनी कोई कंक्लूजन देते हो। नेक्स्ट इट विल बी अपील टू फोर्स। ओके, नाउ अपील टू फोर्स को हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, दैट विल बी आर्ग्यूमेंटम एड बैक्यूलम। इसको हम आर्ग्यूमेंटम टू द कजल, अपील टू द स्टिक ये भी बोलते हैं। मतलब जोर दबाव दे करके जब आप किसी से कोई काम करवाते हो, आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको रूम में लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते एक्स को, तो आई विल हर्ट यू, मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। जॉर्डन कहता है, डैड मैं समर जीजस कैंप में क्यों, वाई डू आई हैव टू स्पेंड, मुझे अपनी समर वेकेशन कैंप में क्यों बितानी है। क्योंकि उसके डैड कहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पूरी समर बाइबल पढ़ते हुए निकालनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कोई नेक्स्ट फैलेसी विल बी द मिसिंग द पॉइंट। ठीक है, देखो बच्चों, इस फैलेसी को पूरा कंक्लूड करने के बाद वो जो PYQ की सीरीज चल रही है ना, उसको प्लीज जाके एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, वहां पे आप MCQ कर लोगे तो आपका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो कॉन्सेप्ट को एकदम ठोस बना देगा। नाउ मिसिंग द पॉइंट, मिसिंग द पॉइंट का मतलब होता है जब आप क्या करो, प्रॉपर स्टेटमेंट के बारे में बात ना करो। ठीक है, टू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग करेक्टली, किसी चीज को जब आप अच्छे से नहीं समझ पाते। तो फॉर एग्जाम्पल, पनिशमेंट, जितना तगड़ा आप क्राइम करोगे, जितना बड़ा आप क्राइम करोगे, उतनी ही बड़ी आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन राइट नाउ जो ड्रंक ड्राइविंग को सिंपली फाइन के साथ छोड़ दिया जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या जो ड्रंक ड्राइविंग करते हैं, क्या वो रश ड्राइविंग करते हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर क्या वो एक छोटा क्राइम है? नो, क्योंकि इससे कोई पर्सन की जान भी जा सकती है। तो इस सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो हम कहते हैं कि एक जो पॉइंट बात बोल रहा है और जो दूसरा पॉइंट उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा है, वो इतना एप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है इसमें। क्योंकि पहला पॉइंट कह रहा है कि पनिशमेंट इतनी सीरियसनेस होनी चाहिए जितना बड़ा आपका क्राइम है, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ड्रंक ड्राइविंग की जो पनिशमेंट होती है वो केवल और केवल फाइन होती है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बच्चों साथ के साथ आप लोग पूछते रहना। नाउ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन, जब आप किसी पर्सन के अगेंस्ट फूल वर्ड यूज करो, एब्यूजिव वर्ड यूज करो, तो इस टाइप की जो फैलेसी होती है
that will be argument against the person. This fallacy occur instead of addressing someone's argument or position, you irrelevantly attack the person के ऊपर आप अटैक करते हो और some aspect of person who is making the argument. जैसे कि the fallacious attack can also be direct to membership in a group or institution. You are too dumb to understand the issue. आप बिल्कुल भी समझदार नहीं हो इस इश्यू को समझने के लिए. तो जब भी कभी एब्यूजिव वर्ड या इस तरीके से आएगी तो या तो उसको एड होमिनम फैलेसी के नाम से याद रखना या तो उसको आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन के नाम से याद रखना. ठीक है, दोनों ही चीजें क्लियर हो गई ना आपके माइंड में. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने काफी सारी फैलेसी डिस्कस कर ली इनफॉर्मल के कॉन्टेक्स्ट से. अब बाकी जो फैलेसी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनफॉर्मल फैलेसी को ही कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद हम फॉर्मल फैलेसी का टॉपिक पढ़ेंगे. अगर आपको कोई डाउट होता है पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या और किसी टाइप के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो. ठीक है, बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.